मिर्गी जो कि टेक्निकल भाषा में जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें झटके आने के एक रिपीटेड टेंडेंसी रहती है कि समय समय पे आदमी को झटका कभी कुछ दिनों पे कभी कुछ महीनों पे आता रहता है। तो ये जो टेंडेंसी है रिपीटेड, उसको हम मिर्गी कहते हैं। और इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण ये हैं कि मनुष्य जो है, जो आदमी है, उसको शरीर में जब झटका आएगा तो झटका जो है उसके हाथ पैर में एक अकड़न के रूप में आ सकता है। झटका जो है उसके कॉन्शियसनेस में, मतलब जैसे एक जो उसकी अवेयरनेस है उसमें एक गिरावट प्रकार की आती है। आदमी अपने सराउंडिंग्स को लेके, अपने अगल बगल को लोगों के लेके उतना अवेयर नहीं रह पाता है। और झटका शरीर के किसी एक खास अंग को भी इन्वॉल्व कर सकता है और झटका पूरे शरीर को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें आपको लक्षण इस तरह के देखने को मिलेंगे कि मरीज़ के जो दांत होते हैं वो बैठ जाते हैं, कस जाते हैं। कभी कभार जब दांत कसते हैं ऐसे तो मनुष्य की जीभ भी कट जाती है, पेशाब छूट सकता है इंसान का, उस वक्त मुँह से झाग या फेना निकल जाता है, आँखें चढ़ जाती हैं मनुष्य के, हाथ पैर में अकड़न आ जाती है। और ये चीज़ जो है कुछ सेकेंड्स से लेकर कुछ मिनट्स के लिए कंटिन्यू करती है। किस उम्र के लोगों पे अधिक मिर्गी असर करती है? एपिलेप्सी जो है, जो मिर्गी की बीमारी है, वो आमतौर पे किसी भी एज ग्रुप में हमें जो है ग्रसित कर सकती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में जब बुखार होता है तो एक प्रकार की एपिलेप्सी, एक प्रकार का सीजर होता है जिसे हम फीब्राइल सीजर कहते हैं। और एडोलेसेंट्स में, जो टीनेजर्स हैं या जो मिडिल एज लोग हैं और ओल्ड एज में, किसी भी एज ग्रुप के लोग इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। बचने के क्या उपाय हैं डॉक्टर साहब इससे? बचने के लिए उपाय हैं कि पहले तो इस चीज़ की एक प्रॉपर डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो। एक न्यूरोलॉजिस्ट प्राइमरीली जो है इस फील्ड को, इस डिजीज़ को ट्रीट करता है, लेकिन एक साइकाट्रिस्ट भी इस डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकता है। इसमें जब इंसान को दौरा आ रहा है, उस दौरान क्या हो रहा है इसका हम इतिहास लेते हैं, जो मरीज़ के घर वाले हैं और मरीज़ स्वयं से। उसके बाद जब इंसान को दौरा आ रहा है, उस दौरान क्या हो रहा है इसका हम इतिहास लेते हैं, जो मरीज़ के घर वाले हैं और मरीज़ स्वयं से। उसके बाद एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, तो ये सारी जानकारी के आधार पर हम एपिलेप्सी डायग्नोस कर पाते हैं। और जो है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए EEG नाम की एक जांच है जिसमें हम ब्रेन वेव्स देखते हैं, हम वो करा लेते हैं। CT MRI टाइप की जो न्यूरो इमेजिंग जांचें हैं ब्रेन से संबंधित, वो भी कराई जा सकती हैं। और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए बेसिकली हमें कुछ दवाएं शुरू करनी होती है जिन्हें हम एंटी कन्वल्सेंट्स कहते हैं। पेशेंट की उम्र देखते हुए, उसका जेंडर देखते हुए, उसके लक्षण देखते हुए, उसका शरीर कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, ये देखते हुए विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं। क्या ऐसी भ्रांतियां हैं या ये सत्य है कि नशीली दवाओं से या नशा अधिक करने वालों को ज़्यादा मिर्गी होती है? बिल्कुल, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। कुछ प्रकार के ऐसे नशीले पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर शराब अल्कोहल का सेवन कर रहा है और काफ़ी समय तक अधिक मात्रा में कर रहा है, ऐसा इंसान अगर एक झटके में अचानक से शराब की जो इनटेक है उसको कम करता है। नशीली दवाएं भी असर करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी दवाएं हैं जो स्लीप वगैरह के लिए लोग कॉमनली अक्सर लेते हैं, जैसे अल्ट्रासोलम नाम की एक दवा है। उसको भी अगर हम एक इंक्रीज्ड अमाउंट में ले रहे हैं और अचानक से रोकते हैं तो उस विड्रॉल की वजह से भी एक सीजर प्रेसिपिटेट, एक झटका प्रेसिपिटेट हो सकता है। इस पर किस तरह की बचने के लिए किस तरह की सावधानियाँ? सबसे पहले तो ये है कि आपको ये देखना होगा कि ये जो आपको एपिलेप्सी जो सीजर हो रहा है, ये किसी पदार्थ को लेने जो आप सेवन कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, उसका जो आपने जो इनटेक है उसका उसकी वजह से हो रहा है, या एक एपिलेप्सी की बीमारी है। तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम ये देखते हैं कि मरीज़ की दवा शुरू की गई और उन दवाओं पे अगर रिस्पॉन्स आया और 2-3 साल तक के लिए अगर मरीज़ को कोई झटका नहीं आया, तो हम ये मान सकते हैं कि एक तरीके से अच्छी संभावना है कि मरीज़ पूरा ठीक हो गया। तो दवा लेना और एक कोर्स के हिसाब से फुल कोर्स में दवा लेना एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट या फिर